हेलो एवरीवन। आज जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी के बारे में अध्ययन करेंगे। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवधारियों में क्या विभिन्नताएं होती हैं, इससे संबंधित आज का टॉपिक होगा। जैव विविधता का कारण क्या है, जैव विविधता का ह्रास हो रहा है, उसमें कमी हो रही है, उसके क्या कारण हैं और उसको दूर करने के लिए क्या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उपाय किए गए हैं और उनसे संबंधित जुड़े हुए काफ़ी तथ्यों को लेकर आज का वीडियो आपके सामने है। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, किसी भी इकोसिस्टम या किसी भी पारितंत्र में सजीवों के बीच या सजीवों में सभी जीवधारियों में जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं उसको जैव विविधता कहते हैं। अब ये सजीव पौधे भी होते हैं और जंतु भी होते हैं, तो पौधों और जंतुओं में पाई जाने वाली विविधता को जैव विविधता कहते हैं। अर्थात उनके अंदर या एक ही जीव जातियों के बीच में जो भी अंतर होता है, जो भी डिफरेंस होता है, उसको कहते हैं जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। फिर से, पौधों के बीच और जंतुओं के बीच या पौधों और जंतुओं में पाई जाने वाली विविधताओं को जैव विविधता कहते हैं। सजीवों में पाई जाने वाली विविधता को जैव विविधता कहते हैं। जीवधारियों में पाई जाने वाली विभिन्न श्रेणियों को जैव विविधता कहते हैं। ये डेफिनेशन है। अब शुरुआत में इसको जैव विविधता नहीं कहा गया। 1968 के पहले इसका नाम दिया गया था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। वैज्ञानिक का नाम है 1968 में रेमंड एफ दासमैन ने जैव विविधता को इंग्लिश में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहा, ना कि बायोडाइवर्सिटी। सन याद रखना, कई बार पेपर्स में पूछे गए। 1968 में रेमंड एफ दासमैन ने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी जैव विविधता को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द से इंगित किया और इन्होंने अपनी पुस्तक डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्री नामक पुस्तक में इस शब्द का यूज किया है। इस पुस्तक के बारे में भी कई क्वेश्चन बन चुके हैं। नेक्स्ट देखेंगे, बायोडाइवर्सिटी शब्द WG रोसेन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। वैज्ञानिक, अब देखेंगे, बायोडाइवर्सिटी इंग्लिश में कहते हैं जैव विविधता, लेकिन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी किसने शब्द नाम दिया और बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया, दोनों में डिफरेंस है। दो वैज्ञानिक अलग अलग हैं। रेमंड एफ दास जैव विविधता को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द से इंगित किया 1968 में, लेकिन WG रोसेन नामक वैज्ञानिक ने इसे बायोडाइवर्सिटी शब्द दिया इंग्लिश में, जो आजकल प्रचलित है। जैव विविधता के स्तर, कितने स्तर हैं, तो यहाँ 3 स्तर हैं इसके। एक आनुवंशिक विविधता, जाति विविधता, समुदाय पारितंत्र विविधता। अर्थात किसी जीवधारियों या पौधों या जंतुओं में जो विभिन्नता का लेवल है वो किस लेवल पर हो सकता है। या तो आनुवंशिक लेवल पर होगा, उनकी जेनेटिक्स में परिवर्तन हो, इसलिए विभिन्नताएं बढ़ रही हैं। दूसरा, स्पीसीज, कोई एक सिंगल जीव है लेकिन उसमें विविधता धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते, यानी उस स्पीसीज लेवल पर जो विविधता होती है, ये इसके स्तर हैं। और समुदाय, एक कम्युनिटी या इकोसिस्टम में जो विविधता देखने को मिलती है, ये जैव विविधता के स्तर। तो जैव विविधता के 3 स्तर, आनुवंशिक विविधता, जाति विविधता, समुदाय विविधता, ये 3 स्तर हैं। 29 दिसंबर 1993 को UNO संयुक्त राष्ट्र संघ ने जैव विविधता दिवस के रूप में, यानी जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो इसको कहते हैं 22 मई। कई बार ये सवाल कंपटीशंस में बने हैं। जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और दूसरा शब्द है जैव विविधता दशक,
किस वर्ष को कहते हैं? तो 2011 से लेकर 2020 तक के अवधि को जैव विविधता दशक कहते हैं। जैव विविधता दिवस 22 मई को और जैव विविधता दशक 2011 से 2020 की समय को जैव विविधता दशक कहते हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, कई बार पेपर्स में पूछे गए हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक देखते रहिए। अब जैव विविधता परमाणुता क्या होती है? किसी भी क्षेत्र में जैव विविधता होने के कारण दो होते हैं, एक तो वहां पर सबसे अधिक वर्षा और दूसरा वहां का उच्चतम तापमान। तो इसकी परमाणुता दो बातों पर निर्भर करती है, एक तो उस स्थान पर वहां पे सबसे अधिक वर्षा होती है और दूसरा वहां का तापमान उच्च होता है। जहां पर ये दोनों कंडीशन होते हैं वहां पर सबसे अधिक जैव विविधता होती है, और जहां पर सबसे अधिक जैव विविधता होती है उसको हॉट स्पॉट कहते हैं। तो यहाँ जीवों में विभिन्नता, एक ही जाति का जीव था पहले, लेकिन उसमें बहुत डिफरेंस दिख रहा है। तो इसका कारण, अगर किसी स्थान पे ऐसा हो रहा है तो उस स्थान की खासियत क्या है? या तो वहां पे सबसे अधिक वर्षा हो रही है और दूसरी बात उच्च तापमान वहां पर है, इसलिए जैव विविधता सबसे अधिक होती है। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षावन, कई बार पेपर में पूछा गया सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ होती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन या उष्णकटिबंधीय आर्द्रवन, शुष्क वन, कई नाम यानी ऑब्जेक्ट के रूप में चेंज कर देता है, कभी आर्द्र दे दिया या कभी कभी वर्षावन दे दिया, तो उसको कहेंगे उष्णकटिबंधीय वर्षावन या उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। और ये वन जहाँ पे होते हैं 10 अंश उत्तरी और 10 अंश दक्षिणी अक्षांश में पाए जाते हैं, और यहाँ पे इतने एरिया में सबसे अधिक जैव विविधता होती है, इसलिए इसका एक नया नाम दिया गया अनुकूलतम बायोम। अर्थात जैव विविधता के लिए सबसे अनुकूल परिस्थितियां कहाँ होती हैं? 10 अंश उत्तरी से 10 अंश दक्षिणी अक्षांश में सबसे अधिक जैव विविधता देखने को मिलती है, इसलिए इसको अनुकूलतम बायोम कहते हैं। अब एक फिगर से हमने इसको ग्लोब के रूप में दिखाया है। यहाँ पे पृथ्वी पर जैव विविधता सर्वाधिक अधिक कहाँ होती है? तो यहाँ ग्लोब में देखेंगे, ये बीच वाली जो रेखा है ये भूमध्य रेखा है, और इसके ऊपर पे नॉर्थ है और दूसरी तरफ साउथ है, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ जो भूमध्य रेखा होती है यहाँ पर सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है, और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर सबसे कम जैव विविधता पाई जाती है। कई सवाल इससे बना है, अब तक पूछा जाता है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो बोलेंगे भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक अधिक विविधता जैव विविधता पाई जाती है। बायोडायवर्सिटी सबसे अधिक कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पर होती है। यही दूसरा सवाल बनता है, सबसे कम जैव विविधता कहाँ होती है? तो उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश पर सबसे कम जैव विविधता देखने को मिलती है। लेकिन अगर यहीं कहीं पर्वतीय इलाकों में देखना हो जैव विविधता के बारे में, तो यहाँ पे देखिए एक फिगर दिया है, फिगर का नमूना, मान लिया ये कोई पर्वत है ऐसे, तो इसके धरातल पर यानी निम्न स्तर पर सबसे अधिक जैव विविधता देखने को मिलती है। लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है तो यहाँ पर टेम्परेचर प्रति किलोमीटर यहाँ पे 6.5 अंश सेंटीग्रेड की प्रति किलोमीटर ऊंचाई पर जब पर्वतों पर जाते हैं तो वहां पर पहाड़ों पर जाते वक्त प्रति किलोमीटर 6.5 टेम्परेचर घटता जाता है। तो यहाँ पर घटने के कारण ऊपर जो होगा यहाँ पर जैव विविधता यानी चोटी पर सबसे कम जैव विविधता देखने को मिलती है, और यहाँ इसके धरातल पर सबसे अधिक जैव विविधता देखने को मिलती है। इससे भी जुड़े हुए कॉम्पिटिशन्स में बहुत से सवाल बने हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में यानी उसकी ऊंचाई पर, सबसे अधिक ऊंचाई पर या चोटी पर जैव विविधता क्या होती है? तो निम्न होती है। लेकिन उसके धरातल पर जैव विविधता कैसी होती है? सबसे अधिक होती है। ऊंचाई पर सबसे निम्न क्यों होती है जैव विविधता? तो बोलेंगे इसके लिए क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई प्रति किलोमीटर के हिसाब से जाते हैं तो टेम्परेचर जो होता है वो 6.5 की गिरावट आती है, और इस कारण वहाँ पे केवल बर्फ होते हैं। आपने देखा होगा जितने भी पहाड़ी इलाके हैं, जितने भी
यानी पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर पहाड़ों पर आप देखेंगे ग्लेशियर जमे होते हैं, बर्फ जमी होती है। तो इसका कारण यही है कि जैसे हम धरातल से ऊपर जाते हैं या पहाड़ी पर जाते हैं तो प्रति किलोमीटर 6.5 अंश सेंटीग्रेड की कमी आती है। और जब कमी आएगी तो एक कंडीशन आएगा कि जल क्या होगा, जम जाएगा, और वही बर्फ के रूप में वहां पे होता है। जब गर्मी की ऋतु आती है तो वो पिघलते हैं और फिर वही ग्लेशियर पिघल के नदियों में आते हैं और नदियों से फिर समुद्र में जाते हैं। तो यहाँ पे हमें सिर्फ इतना देखना है कि सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या आर्द्र वनों में पाई जाती है। उत्तरी ध्रुव पर सबसे कम जैव विविधता होती है, दक्षिणी ध्रुव पर सबसे कम जैव विविधता होती है, लेकिन भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक जैव विविधता देखने को मिलती है। अगर पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो चोटी पर या ऊंचाई पर सबसे निम्न जैव विविधता होती है, लेकिन इसके धरातल पर सर्वाधिक या उच्च जैव विविधता होती है। नेक्स्ट देखेंगे जैव विविधता हॉट स्पॉट। ये हॉट स्पॉट क्या होता है? हॉट स्पॉट का मतलब ये हुआ कि जहां पर सर्वाधिक वर्षा और उच्च तापमान सबसे अधिक होता है और सबसे अधिक जैव विविधता बायोडायवर्सिटी देखने को मिलती है, उस इलाकों को हॉट स्पॉट की श्रेणी में घोषित कर दिया जाता है। और इस हॉट स्पॉट को घोषित करने के लिए कुछ तथ्य होते हैं और तब उस क्षेत्र को, विशेष क्षेत्र को मान्यता दी जाती है कि यह जैव विविधता के लिए हॉट स्पॉट क्षेत्र है। उसमें से जाति बहुलता, यानी एक ही जीव की जातियों की काफी बहुलता हो, काफी मात्रा में हो, कई जातियां यानी उसकी बन जाए, विभिन्नताएं काफी हो जाए, ये कंडीशन होना चाहिए। स्थानिकता होना चाहिए, स्थानीय होने चाहिए। आशंका बोध के आधार पर हॉट स्पॉट को मान्यता, यानी किसी क्षेत्र को हॉट स्पॉट की मान्यता दी जाती है। तो हॉट स्पॉट की मान्यता कब दी जाती है, किस आधार पर दी जाती है? जाति बहुलता के आधार पर, स्थानिकता के आधार पर और आशंका बोध के आधार पर जैव विविधता के हॉट स्पॉट क्षेत्र घोषित किए जाते हैं। अब तक टोटल 36 हॉट स्पॉट हैं, उसको नेक्स्ट अभी आगे बताएंगे। नेक्स्ट देखेंगे भारत में कुल कितने हॉट स्पॉट हैं। तो भारत में टोटल 4 हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। पहला पश्चिमी घाट, दूसरा पूर्वी हिमालय, तीसरा म्यांमार भारत या भारत म्यांमार, और चौथा होता है शुंडालैंड। ये 4 भारत के हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, म्यांमार भारत और शुंडालैंड, ये 4 भारत के हॉट स्पॉट, प्रमुख हॉट स्पॉट स्थल हैं। अब एक एक के बारे में देखेंगे। सर्वप्रथम पश्चिमी घाट को। पश्चिमी घाट में 18 देशों, यानी जो बड़े 18 देश हॉट स्पॉट वाले हैं, उन 18 देशों में कुल पश्चिमी घाट में ही स्तनधारी पक्षियों, सरीसृपों और उभयचर एम्फीबियंस 7.6% स्तनधारी पश्चिमी घाट में जैव विविधता के लिए जाने जाते हैं। 12.6% पक्षियों के लिए पश्चिमी घाट में ही जैव विविधता के लिए जाने जाते हैं, और 6.2 सरीसृप, जिसको रेप्टाइल्स कहते हैं, ये जैव विविधता के लिए पश्चिमी घाट में जाने जाते हैं, और 4.4 एम्फीबियंस उभयचर, ये जैव विविधता के लिए या हॉट स्पॉट के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट है पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय ये दूसरे नंबर का हॉट स्पॉट क्षेत्र भारत का आता है। सबसे अधिक हॉट स्पॉट पश्चिमी घाट में होता है और दूसरे नंबर पर पूर्वी हिमालय में होता है। पूर्वी हिमालय से जुड़ा हुआ एक स्टेट है भारत का। 1975 में 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम राज्य का गठन, यानी जो भारत का एक अभिन्न अंग बना, और इस सिक्किम को वनस्पत शास्त्रियों का स्वर्ग कहा जाता है। कई बार ये पेपर से में पूछा गया, वनस्पत शास्त्रियों का स्वर्ग किसे कहते हैं, तो सिक्किम को कहते हैं। सिक्किम में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, तो लेप्चा जनजाति पाई जाती है,
दूसरे नंबर पर भूटिया आती है और तीसरे स्तर पर नेपाली। ये जनजातियां क्या होती हैं, सिक्किम में पाई जाती हैं। तीसरे नंबर का म्यांमार भारत और चौथे नंबर पर जो हॉट स्पॉट है वो सुंडालैंड है। और ये म्यांमार भारत और सुंडालैंड अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक अभिन्न हिस्सा होता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह म्यांमार भारत और सुंडालैंड का एक हिस्सा है। तो कभी कभी विकल्प में म्यांमार और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पे देखिए अंडमान निकोबार दे देता है द्वीप समूह, तो ये भी हॉट स्पॉट क्षेत्र में आता है। इसका नाम ना दे के ये दे देता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो ये हॉट स्पॉट है। तो चाहे अगर विकल्प में ये दे तो ये भी हॉट स्पॉट है, और म्यांमार भारत सुंडालैंड दे तो ये भी हॉट स्पॉट की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें पूछा जाता है क्रम, सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र भारत में कहाँ है? तो नंबर 1 पर है पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, और दूसरे नंबर पर है पूर्वी हिमालय। अगर ये कहीं सीरियल लगाने के लिए दे दिया गया तो सबसे पहले पश्चिमी घाट होगा, दूसरे नंबर की जो जैव विविधता होगी वो कहाँ होगी? पूर्वी घाट। लेकिन ऑब्जेक्ट में अब तक यूपीएससी में कई बार ये सवाल पूछा गया है, निम्नलिखित में से भारत में हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं या जैव विविधता के लिए हॉट स्पॉट, बायोडाइवर्सिटी के लिए हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं, तो उसमें पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट दोनों को विकल्प में दिया गया है, जिसके फलस्वरूप ये दोनों हैं। नेक्स्ट देखेंगे अन्य क्षेत्र जो हॉट स्पॉट के लिए जाने जाते हैं। भूमध्य सागरीय बेसिन, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया और इंडो बर्मा, ये भी हॉट स्पॉट, जैव विविधता के लिए हॉट स्पॉट के लिए जाने जाते हैं। आगे कंजर्वेशन इंटरनेशनल एक संस्था है, और इस संस्था में पहली बार यानी इसमें 35 हॉट स्पॉट क्षेत्र घोषित किए गए, लेकिन CEPF 2016 फरवरी में 36वां हॉट स्पॉट कैसे घोषित किया गया? ये भी सवाल अब ये 2016 के बाद कंपटीशन से में बहुत बार पूछा जाने लगा, क्योंकि 36वां हॉट स्पॉट कौन बना? अमेरिका के तटीय मैदान को CEPF ने अमेरिका के तटीय मैदान को 36वां जैव विविधता हॉट स्पॉट या बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट घोषित किया। तो कई सवाल हॉट स्पॉट से भी बनते हैं, क्रम पूछ लिया जाता है, 36वां कौन था, 35वां कौन था, और या भारत में पहला कौन है, दूसरा कौन है, 4 कौन प्रमुख हैं, इस प्रकार से सवाल बनते हैं। अब देखेंगे जैव विविधता के ह्रास होने का कारण, अर्थात जैव विविधता में भी धीरे धीरे कमी दिख रही है, और इस कमी का क्या कारण है या इसके जैव विविधता के ऊपर संकट क्यों है? तो इसके लिए कई कारण हैं। सबसे पहले देखेंगे प्राकृतिक आवास का नष्ट होना। अब चाहे पौधा है या जंतु हैं, किसी अपने प्राकृतिक आवास में रहते हैं और उनके नष्ट होने के कारण जीव जातियों की जो धीरे धीरे विविधता है उनकी संख्या में गिरावट आ रही है। दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण। ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तपन, विश्व उष्णता के कारण, अर्थात पृथ्वी का टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ने के कारण धीरे धीरे जैव विविधता कम हो रही है। कारण मान लिया अकाल पड़ा, सूखा पड़ा, तो ऐसे में किसी इकोसिस्टम में किसी विशेष जीव जाति की संख्या धीरे धीरे घट रही है, जिससे जैव विविधता में ह्रास हो रहा है। ऐसे ही किसी पेड़ पौधों में कहीं अकाल पड़ा या सूखा पड़ा, तो जिसके कारण क्या होता है, पेड़ पौधे सूख जाते हैं, वहाँ की वनस्पतियाँ सूख जाती हैं और जैव विविधता में ह्रास देखने को मिलता है। नेक्स्ट है इसी में नगरीकरण। मनुष्य रहने के लिए, आवास बनाने के लिए शहरों का विकास कर रहा है और ऐसे में प्राकृतिक आवास को नष्ट कर रहा है, जिसके फलस्वरूप जैव विविधता में ह्रास देखने को मिलता है। विदेशी प्रजातियों, ये कई बार पेपर्स में पूछा गया है, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण या आगमन। तो विदेशी प्रजातियों के आने से या इनके आक्रमण के फलस्वरूप अन्य जो स्वदेशी जातियां हैं या अन्य जातियां हैं जिनमें पहले बायोडाइवर्सिटी थी, जैव विविधता थी, इनके आक्रमण के कारण, इनके आ जाने के कारण जो पहले से हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। तो ये कई बार पेपर्स में पूछा गया, जैव विविधता या
बायोडायवर्सिटी के ह्रास होने का मुख्य कारण क्या है? तो विदेशी प्रजातियों का आक्रमण या विदेशी प्रजातियों का आगमन। नेक्स्ट है डीडीटी या अन्य कीटनाशकों का प्रयोग। डीडीटी या अन्य कीटनाशकों के प्रयोग के कारण बहुत से अनेक पौधों और जीव जंतुओं, कीट पतंगों की संख्या में धीरे धीरे या उनकी जातियों में कमी दिख रही है, जिसके फलस्वरूप जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी में ह्रास हो रहा है या इस पर संकट है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, जैव विविधता के ह्रास होने के कारण में पोषण स्तरों की कमी। मान लिया जो ट्रॉपिक लेवल होता है, पोषण स्तर होता है, खाद्य श्रृंखला होती है फूड चेन में, किसी एक पोषण स्तर का गायब हो जाना, ऐसे में क्या होता है, जैव विविधता के ह्रास होने का कारण बनता है। और जब एक विशेष वर्ग के जीव नष्ट हो जाते हैं तो एक दूसरे विशेष वर्ग के जीवों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होती है। तो इस शार्ट में देखेंगे जैव विविधता के ह्रास होने का कारण या जैव विविधता पर क्या संकट है, क्यों संकट है, किस कारण से है। तो इसमें पहला कारण आता है प्राकृतिक आवास का नष्ट हो जाना, दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग या प्रदूषण का होना, तीसरा है नगरीकरण या औद्योगिकीकरण, चौथा आता है विदेशी प्रजातियों का आक्रमण और पांचवें में आता है डीडीटी या अन्य कीटनाशकों के प्रयोग से जैव विविधता पर संकट है। और चौथा लास्ट होता है पोषण स्तरों में कमी हो जाने के कारण एक दूसरे वर्ग के जीवों में वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप जैव विविधता के ह्रास होने का कारण बनता है या ह्रास की स्थिति देखी जाती है। इन पर संकट आने इन्हीं कारणों से हो रहा है। एक सवाल और पूछा गया है, बार बार इसको नोट्स के रूप में मैंने दिया है, शाकाहार को प्रोत्साहन देना ये जैव विविधता के लिए संकट नहीं है या किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। शाकाहार को प्रोत्साहन देना, शाकाहार को प्रोत्साहन देना जैव विविधता के लिए किसी प्रकार का कोई संकट नहीं है, यानी विविधताएं बढ़ेंगी घटेंगी नहीं। जैव विविधता का ह्रास हो रहा है, इसलिए जैव विविधता के संरक्षण के लिए कुछ उपाय किए गए हैं। ये संरक्षण को मुख्य रूप से दो वर्गों में डिवाइड किया गया है। पहले को कहते हैं इन सिटू संरक्षण कंजर्वेशन और दूसरे को कहते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन को हिंदी में कहते हैं स्वस्थानीय संरक्षण और एक्स सिटू कंजर्वेशन को कहते हैं उत्स्थानीय संरक्षण। इससे जुड़े हुए एग्जाम्पल सबसे अधिक कंपटीशन में पूछे जाते हैं, पूछ लिया जाता है एक्स सिटू का क्या एग्जाम्पल है और एक्स सिटू का क्या एग्जाम्पल है। तो ऐसे में सबसे पहले देखेंगे परिभाषा डिफिनीशन के रूप में इन सिटू या स्वस्थानीय संरक्षण क्या होता है। जब किसी जीव जाति या पौधे की विशेष जाति या पौधों को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित कर दिया जाता है, अर्थात वो जहां पर हैं और गायब होने के कगार पर हैं उनको वहीं पर ही संरक्षित कर दिया जाता है, उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित कर दिया जाता है, तो उसको कहते हैं इन सिटू कंजर्वेशन या स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत पवित्र उपवन, कई बार पेपर्स में एग्जाम्पल में पूछा गया है, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, ये स्वस्थानीय संरक्षण इन सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं। और सवाल पूछ लिया जाता है पवित्र उपवन किस किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, इन सिटू या एक्स सिटू, तो बोलेंगे इन सिटू। राष्ट्रीय उद्यान किसकी श्रेणी में आते हैं, स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य किसके अंतर्गत आते हैं, स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। तो एग्जाम्पल पर विशेष फोकस करना। दूसरा है एक्स सिटू संरक्षण या कंजर्वेशन, उत्स्थानीय संरक्षण। वह संरक्षण जिसमें कोई पौधा या जीव गायब होने के कगार पर है, उसकी प्राकृतिक आवास से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर उसको संरक्षित किया जाता है, एक्स सिटू कंजर्वेशन या उत्स्थानीय संरक्षण कहलाता है। इसमें क्या था, उसी के प्राकृतिक आवास पर ही संरक्षित किया जाता था, लेकिन यहाँ उत्स्थानीय में उत का मतलब हटके, अर्थात वहां से हटकर, उनके प्राकृतिक आवास से हटकर किसी दूसरे स्थान पर उनको संरक्षित किया जाता है, तो उसको कहते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन या उत्स्थानीय संरक्षण कहते हैं। इसमें क्या होता है, शुक्राणुओं, स्पर्म्स, अंडे, एग्स और एम्ब्रायो या उनके भ्रूण को
नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में संरक्षित किया जाता है। कई बार ये सवाल बना कि जो एक उच्च स्थानीय संरक्षण होता है उसमें किस गैस का यूज किया जाता है, तो नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि उनके जो जीवित स्पर्म होते हैं, एग्स होते हैं और भ्रूण होते हैं, उनको संरक्षित किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में उच्च स्थानीय संरक्षण में देखेंगे वानस्पतिक उद्यान, जूलॉजिकल पार्क जिसको कहते हैं प्राणी उद्यान या चिड़िया घर बोलते हैं। नेक्स्ट आता है बीज बैंक, जीन बैंक, निम्न तापीय संरक्षण, जल तंत्र, पवित्र पौधे, घरेलू बगीचे। ये सभी उच्च स्थानीय की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और इससे जुड़े हुए जितने भी एग्जाम्पल मैंने दिए हैं सारे कंपटीशंस में अब तक पूछे गए हैं। पूछ लिया गया वानस्पतिक उद्यान जो होता है वो किस संरक्षण के अंतर्गत आता है, तो स्वस्थानीय संरक्षण। जूलॉजिकल पार्क कहें या प्राणी उद्यान कहें या चिड़ियाघर कहें, ये किस संरक्षण के अंतर्गत आता है, तो उच्च स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आता है। बीज बैंक, जीन बैंक, निम्न तापीय संरक्षण किसके अंतर्गत आता है, उच्च स्थानीय संरक्षण एक्स सिटू के अंतर्गत आता है। पवित्र पौधे, पवित्र पौधे मान लिया तुलसी का पौधा है, आप क्या करेंगे, लाके घर में लगाएंगे ना, अर्थात उसको दूसरे स्थान से आप परिवर्तित करके अपने घर पे ला रहे हैं, तो ऐसे में उसका आप स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। घरेलू बगीचे हुए, आप दूसरी जगह से लाते हैं, अपने आसपास उस पौधे को लगाते हैं, तो ऐसे में उसका संरक्षण करते हैं जो गायब होने की कगार पर है। जैव विविधता में ह्रास होने के फलस्वरूप क्या करेंगे, उसका संरक्षण दो तरीके से, स्वस्थानीय, उच्च स्थानीय। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ प्रयास किए गए हैं जैव विविधता बायोडायवर्सिटी के संरक्षण के लिए। इसमें देखेंगे जैव विविधता अधिनियम पारित कब किया गया, 11 दिसंबर 2002 को एक अधिनियम पारित किया गया जिसको जैव विविधता अधिनियम कहते हैं। और इसके अलावा भी और इसमें ये बताया गया कि जो जीव जंतु हैं जो गायब होने के कगार पे हैं उसके लिए एक रेड डाटा बुक जिसको लाल आंकड़ों की किताब कहते हैं, उनमें उन जीवधारियों को संरक्षित किया गया और या लिस्ट खाका तैयार किया गया कि ये जीवधारी गायब होने के कगार पर हैं और इनको किसी स्थान पर संरक्षित करने की जरूरत है। नेक्स्ट इसमें बनता है दूसरा क्वेश्चन, जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना कब हुई, या संसद द्वारा जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना कब हुई, तो 2003 में हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ है, ये भी कई बार सवाल किया गया। जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है, तो चेन्नई अर्थात तमिलनाडु में है। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन इस बार के लिए 2020 के कंपटीशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी मेजबानी इस बार भारत ने किया था और वो भी गुजरात राज्य में हुआ था। तो जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित हुआ, तो भारत में हुआ। और भारत में कहाँ हुआ, गुजरात में हुआ। और इसकी थीम क्या थी, आवर सॉल्यूशन इन नेचर, अर्थात हमारा जो सॉल्यूशन है वो नेचर में ही विद्यमान है, अर्थात हमारे सभी जो जीवधारी हैं संकटग्रस्त हैं, संकटग्रस्त पौधे हैं, जीवधारी हैं, उनको कीट पतंगे हैं या सूक्ष्म माइक्रो जीव हैं, उनको क्या किया जाए, संरक्षित किया जाए और जैव विविधता को बरकरार रखा जाए। तो आज की डेट में इतना ही। इसमें जो मुख्य मुख्य पॉइंट बनते हैं उसको आप ऐसे ही देख लीजिए। जैव विविधता शब्द किसने दिया, बायोडायवर्सिटी शब्द किसने दिया, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द किसने दिया, सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ होती है, उष्णकटिबंधीय वर्षाबंध या आर्द्रबंध में होती है, भूमध्य रेखा पर होती है। सबसे कम कहाँ होती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर होती है। अगर पर्वतों की बात करें तो ऊपरी चोटी पर क्या होगी, अधिक होगी या कम होगी, तो अगर ऊपरी चोटी है तो वहाँ पर जैव विविधता सबसे कम होगी और उसके धरातल पर क्या होगा, जैव विविधता सबसे अधिक होगा। हॉट स्पॉट क्या होते हैं, और हॉट स्पॉट के लिए जो भारत की 4 प्रमुख हॉट स्पॉट हैं, सबसे अधिक 2 पूछा जाता है, एक पश्चिमी घाट, दूसरा पूर्वी हिमालय। बाकी और भी जितने हैं इनको ऐसे ही देखते रहना। कारण क्या है, ह्रास होने का कारण संरक्षण के लिए इन सिटू स्वस्थानीय उत्स्थानीय संरक्षण को देखेंगे और इसके लिए जो प्रयास किए गए हैं उसको भी देखेंगे। एक सवाल इससे जुड़ा हुआ और भी बनता है, केरल में स्थित शांत घाटी साइलेंट वैली, यानी केरल में एक घाटी है जिसको कहते हैं शांत घाटी, इंग्लिश में कहते हैं साइलेंट वैली। कई बार इन नामों से पूछा गया है। कहाँ इस शांत घाटी कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है।
तो इस ये शांत घाटी यहाँ ये जो पश्चिमी घाट है इसी का एक हिस्सा है और यहाँ पर भी सबसे अधिक जैव विविधता देखने को मिलती है, इसलिए कहा गया शांत घाटी, जिसको बोलते हैं साइलेंट वैली, सबसे अधिक जैव विविधता देखने को मिलती है शांत घाटी। पहले भी बताया कि सबसे अधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट में देखने को मिलती है, तो इसलिए शांत घाटी कहाँ है? केरल में है और पश्चिमी घाट के अंतर्गत आता है, इसलिए शांत घाटी में साइलेंट वैली में सबसे अधिक जैव विविधता देखने को मिलती है। तो आज की डेट में इतना है, इसको आप 2-3 बार रिवाइज कीजिएगा। इससे जुड़े हुए सवाल जितने भी हैं जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी से कुछ भी छूटे नहीं हैं, केवल इसको आप 1-2 बार रिवाइज करेंगे, सब टोटल समझ में आ जाएगा। आज की डेट में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो रेड डाटा बुक पर लेके आएंगे, जो इसी का एक दूसरा पार्ट है, अर्थात जिसमें जीवधारी गायब होने की कगार पर हैं, उससे संबंधित भी काफ़ी कंपटीशंस में सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो अगले दिन होगा। थैंक यू सो मच।